अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया, जमासुवम मज़मून माहौलियती मुताला। और आज का सबक है हमारा जिस्म और हिस्सा 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है हमारे जिस्म का पहला पार्ट जो हमने अपलोड कर चुके हैं, ये उसी का दूसरा पार्ट है। तो आइए आधा जो है जो रह गया था उसको हम लोग देख लेते हैं सबक को। कमर, धड़ सिर्फ कमर के पास से मुड़ सकता है। ये जो हमारी कमर है, ये कमर का भी हमारे जिस्म में अहम रोल है। अभी तक मैंने बताया था आपको कि कलाई की तरफ से हाथ मुड़ता है, कोहनी की तरफ से हाथ मुड़ता है, गर्दन की तरफ से हाथ मुड़ता है, घुटने की तरफ से मुड़ता है, टखने की तरफ से मुड़ता है। लेकिन क्या आपको मालूम है हमारे मुड़ने में सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है हमारे जिस्म का, कोहनी छोटा हिस्सा है, घुटना छोटा हिस्सा है, कलाई छोटा हिस्सा है, टखने छोटा हिस्सा है, कमर हमारे जिस्म का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो कमर जो है उसकी वजह से हमारा धड़ जो है वो मुड़ सकता है। ठीक है, धड़ जो है वो सिर्फ कमर के पास से मुड़ता है और कहीं से नहीं मुड़ सकता है, इसलिए हम नीचे झुक सकते हैं। अगर कमर नहीं होती तो हम कभी भी नीचे झुक नहीं सकते। अब ये देखिए, नमाज़ पढ़ते वक्त हम झुकते हैं और रुकू में जाते हैं। ठीक है, तो कमर की वजह से हम जो है झुक पाते हैं। अगर कमर नहीं होती तो शायद हमारे लिए झुकना भी मुमकिन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम आसानी से होते हैं। जितनी भी नीचे की चीज़ें उठाना है, नीचे से कोई भी चीज़ उठाना है तो हमको मुड़ना ही पड़ेगा, हमारे धड़ को नीचे झुकना ही पड़ेगा। तो झुक कहाँ से झुकते हैं? कमर की तरफ से। नीचे गिरी हुई चीज़ उठा सकते हैं, जूते के फीते बांध सकते हैं। अभी जूते में जो बांधना है फीते, तो वो भी हम जो है कमर की तरफ से मुड़ते हैं तो हम बांध सकते हैं। खेलते वक्त तकलीफ़ नहीं होती। अगर हम खेलेंगे तो अगर कमर हमारी सही है, ये देखो यहाँ का हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये हमारी कमर है, तो यहाँ से जो है ये फोल्ड हो गया, देखो इस तरह की पोजीशन में आ गई है। तो ये हिस्सा जो हमारी कमर कहलाती है। अब अगर यहाँ से ही हमारा हिस्सा नहीं मुड़ेगा तो हम जो है सीधे के सीधे ही खड़े रहेंगे, कभी भी झुक नहीं पाएंगे। झुकने के लिए हमारा जिस्म का हिस्सा मुड़ना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख रही है जो लड़की है, ये गेंद उठाने के लिए झुकी है, तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा इसका धड़ का हिस्सा है और इसके नीचे का हिस्सा जो है ये कमर है। ठीक है, यहाँ पे फौजी है, उसके बाद ये लड़की, यहाँ से भी देखो ये कमर का हिस्सा है, ये कमर का हिस्सा है इसका। पैर, अब ये आते हैं, कमर हो गई। अब कमर के नीचे का हिस्सा जो है वो पैर कहलाता है। तो पैर, कोल्हा, घुटना और टखना, इन मकामात पर पैर मुड़ सकता है। तो पैर कहाँ कहाँ मुड़ सकता है? तो एक तो जो है कोल्हे की तरफ से मुड़ सकता है, जो हमारे कमर के नीचे का हिस्सा होता है। उसके बाद घुटने की तरफ से मुड़ सकता है और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है टखने की वजह से। तो इन मकामात पे जो है हमारा पैर मुड़ सकता है। पैर की उंगलियां भी मुड़ सकती है, जैसे हमारे हाथ की उंगलियां मुड़ती है ऐसे हमारे पैर की उंगलियां भी मुड़ती है। लेकिन जितनी हमारे हाथ की उंगलियां मुड़ सकती है, यानी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुड़ सकती है, उतनी ज़्यादा हमारे पैर की उंगलियां नहीं मुड़ सकती। देखो यहाँ पे घुटना देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर फोल्ड हो रहा है, ये टखने पे यहाँ पे भी फोल्ड हो रहा है। ठीक है, यहाँ घुटने पे फोल्ड हो रहा है। तो घुटने की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं, आसानी से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और हमारे जो पैरों की उंगलियां होती है वो भी किसी कदरे जो है मुड़ती है, लेकिन जितना हमारे हाथ की उंगलियां मुड़ सकती है उतना नहीं मुड़ सकती। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो कमर आपके समझ में आ गया। कमर हमारे जिस्म का सबसे बड़ा हिस्सा है जहाँ पर हमारा धड़ जो है वो फोल्ड होता है या मुड़ता है। बाकी हमारे कलाई की तरफ भी हाथ मुड़ता है, कोहनी की तरफ से भी मुड़ता है, घुटने की तरफ से मुड़ता है, टखने की तरफ से मुड़ता है, लेकिन मुड़ने वाला जो जिस्म का सबसे बड़ा हिस्सा है वो हमारी कमर है। पैरों से भी हम काम कर सकते हैं, इसकी वजह से हम खड़े रहते हैं, चलते और भागते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और उतरते हैं, कूदते हैं, कुछ मशीनें भी चलाते हैं। जैसे ये देखो चला रहा है, यहाँ पे चरखे चला रहा है छुरी को तेज़ करने के लिए। ये रस्सी खेल रही है, इसकी रस्सी दिखाई नहीं दे रही है लेकिन ये रस्सी खेल रही है। ठीक है, तो पैरों की मदद से, जैसे मैंने आपको पिछले हिस्से में बताया था कि हाथ के ज़रिए हम बहुत सारे काम करते हैं,
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पैर जो सिर्फ चलने के काम आता है, पैरों से भी बहुत सारे काम होते हैं। पैरों की ऐसे हम खड़े रहते हैं, पैरों की मदद से हम भाग सकते हैं, पैरों की मदद से हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं, इसके अलावा कूदते हैं, मशीनें चलाते हैं। और आपको ये पता होगा कि ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथ नहीं हैं, तो उन्होंने पैरों से अपना काम किया है। अभी हम लोग हाथ से जो है सुई में धागा पुराते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होती है, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने पैरों से सुई में जो है धागा पुराते हैं, पैरों से जो है लकड़ी काटते हैं, खिलौने बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पैरों को हाथों की तरह इस्तेमाल किया। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बेहतरीन ड्राइंग बनाते हैं, बेहतरीन पोस्टर्स बनाते हैं, वॉल पे तस्वीरें बनाते हैं। तो पैरों के ज़रिए बहुत से लोगों ने जो है वो काम किया। ऐसा नहीं कि हाथ नहीं है तो सिर्फ पैर है तो वो लोग नहीं करते हैं, बल्कि पैरों को भी उन्होंने हाथों की जगह दी है और उससे कई काम करते हैं। तो पैरों से भी बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर हमको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही है। अब तो जो है पैरों के ज़रिए हम काम करते हैं, हम हाथों के ज़रिए काम करते हैं, हम ज़बान से बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर एक छोटा सा टास्क है, ये आप लोग कर सकते हैं घर में। एक काम कई तरीके से, यानी आओ ये कर देखे। एक दिन तुमने तय कर लिया, क्या तय कर लिया आपने, कि मुंह से बिल्कुल नहीं बोलोगे। क्या तय किया, मुंह से बिल्कुल नहीं बोलोगे, इसलिए सामने वाले से इशारों में ही बात करना है। अब जब जाहिर सी बात है, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो गूंगे होते हैं, तो वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो हाथ के इशारों से, आँखों के अंदाज से, आँखों के इशारों से, भवों के इशारों से वो बहुत सारी चीज़ें बोलने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर आपने तय किया कि भाई मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आप मेरे इशारे समझ जाओ। तो सबसे पहला है, तुमसे पूछा गया कि जाऊँ या रुकूँ। ये कहा गया, तुमसे पूछा गया कि जाऊँ या रुकूँ। अब आप बोल नहीं रहे, तो जाऊँ या रुकूँ, तो इशारे से कहो रुको। अब इशारे से कहना, अब हमको ज़बान से नहीं मिला कि रुको, आपको इशारे से बोलना है। तो इशारे से कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर ये पहली तस्वीर में देखो, ये रुकने का इशारा है हाथ से। आपने ट्रैफिक पुलिस को देखा होगा, वो भी हाथ का ऐसा इशारा करते हैं तो गाड़ियाँ रुक जाती है, ठीक है। हाथ अगर ऐसा सामने से फैला देंगे तो रुक जाती है। वो दो तरफ से जो है काम करता है। आपने देखे होंगे ट्रैफिक पुलिस जो है वहाँ पे बोलता नहीं कि आप लोग रुक जाओ, आप लोग चलो, वो सारा काम हाथ के इशारों से करता है, ठीक है। तुमसे पूछा गया जाऊँ या रुकूँ, तो इशारे से क्या कहा आपने कि रुक जाओ, क्योंकि आपको बोलना नहीं है। दूसरा है, तुमसे पूछा गया सालन कैसा है, इशारे से कहो कि सालन बहुत अच्छा पका है। तो अभी आपको ये बताना है कि सालन बहुत अच्छा बना है, तो ये आपका इशारा है। दूसरी तस्वीर में आपको दिख रहा है, तो यहाँ इशारे से ये बता रहा है। हम बहुत सारी चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कभी कभी बोलते नहीं हैं। किसी ने कुछ चीज़ें तो हम वहीं से बता दे कि इशारे से बताते, जैसे ये अपने हाथों से बता रहा ना, जो है अंगूठे और उसके बाजू की उंगली को उसने जोड़ के बताया। तो हम बहुत सारी चीज़ों में बोलते नहीं हैं, कभी कभी हम इशारे से बताते थे कि, और सामने वाला समझ जाता है कि ये मेरी चीज़ की तारीफ़ कर रहा है, इसको बहुत पसंद आया। तो ये जो दूसरी तस्वीर है वो इसी को बता रही है कि सालन बहुत अच्छा है। यानी किसी ने पूछा कि भाई सालन कैसा है, तो आपने इशारे से बता दिया बहुत अच्छा है, बोला नहीं आपने। तीसरा है, तुमसे कहा गया बिल्ली बीमार है, इशारे से पूछो। अगर कोई बीमार है तो आप उसको कैसे पूछेंगे, इसे क्या हुआ है, तो देखो ये इशारे से पूछ रही है। हम भी कभी कभी जो है बोलते नहीं है, कभी कभी ऐसा पूछते हैं क्या हुआ। तो ये इशारा जो, ये हाथ का जो इशारा कर रही है और इसकी जो आँखें जो आपको दिखाई दे रही है, उससे पता चलता कि ये पूछ रही है कि क्या हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम चौथा देख लेते हैं। तुमसे पूछा गया हवा कैसी है, हवा कैसी है, इशारे से कहो कि मुझे सर्दी लग रही है। तो अब जो है बोलने की ज़रूरत नहीं कि मुझे सर्दी लग रही है। आपने इस तरह से जो है दोनों हाथ जो है वो बगल में अपने छुपा लिए, और ये दोनों जो है कंधे जो है बिल्कुल उचका लिया, आपने गर्दन से करीब कर लिए, तो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई ये कह रहा है कि मुझे सर्दी लग रही है। तो आपने ये नहीं कहा कि मुझे सर्दी लग रही है, आपने सिर्फ इस तरह से जो है अपने आप को इस तरह से जो है शेप दिया, आपने दोनों हाथों को जो है वो बगलों के अंदर जो है छुपा लिया और कंधे बिल्कुल गर्दन के करीब कर लिए। इससे जो है पता चल गया कि भाई आपको सर्दी लग रही है, और अपने इशारे के ज़रिए सामने वालों को बता दिया। तो ये तीसरे के लिए था कि कैसे
क्या हुआ ये पूछने के लिए, और सर्दी ज़्यादा लग रही है, सर्दी लग रही है ये बताने के लिए ये वाला इशारा। तो ऐसा आप लोग बहुत सारी चीज़ें इशारे में बात कर सकते हैं। स्कूल के अंदर भी जो है देखो सर पढ़ाते रहते हैं, किसी बच्चे को जो है 1 नंबर आता है तो वो आखिरी उंगली से दिखा देती है, किसी बच्चे को 2 नंबर आते तो वो 2 उंगलियां दिखा देती है ना। पानी की प्यास लग रही तो अंगूठा दिखा देते हैं कि पानी पीना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर हम बोलते नहीं, लेकिन हाथों के इशारे से हम अपनी बातों को सामने वालों को पेश कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आओ दिमाग पर जोर दे, बहन की गोद में बैठने से बच्चे का कौन सा काम हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये बच्चे, ये जो खिड़की है ये ऊंची है और बहन जो है वो अपने भाई को गोद में ले ली। अगर ये लड़का नीचे होता तो क्या वो बाहर के नज़ारों को देख सकता। तो अक्सर हम बच्चों को अगर कुछ दिखाना होता है, बच्चे का कद छोटा है, वो छोटा बच्चा है और उसको अगर हमें कुछ दिखाना है तो हम क्या करते हैं, उसको गोद में ले लेते हैं। और गोद में लेने से जो है वो बाहर की चीज़ों को देख सकता है या ऊंची जो जगह पर है वो चीज़ों को देख सकता है। तो बहन ने जो है बच्चे को जो है अपने भाई को जो है गोद में ले ली, तो उससे क्या हो गया, बच्चा जो है वो आगे की चीज़ें, सामने की चीज़ें देखने लगा। क्या करेंगे भला, ऊंची जगह पर लड्डू का डब्बा रखा है। अब ऊंची जगह है, लड्डू आपको लेना है लेकिन आपका हाथ वहाँ नहीं पहुँच रहा है। तो अब हाथ नहीं पहुँच रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ तो आप क्या करेंगे, आपको लड्डू लेना है और आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है तो फिर आप अलग अलग तरीके इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कोई भी काम करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अभी आपका कद छोटा है और लड्डू जो ऊंचाई पर रखा है तो आप कभी निकाल नहीं पाएंगे। भाई अगर ऐसा होता तो इंसान जो है हवाई जहाज़ नहीं बनाता। उसने देखा कि भाई परिंदे एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं, तो हम तो उड़ नहीं सकते, तो इंसान तो उड़ नहीं सकता था। उसने परिंदों की तरह अपने जिस्म पे पर नहीं लगाया, वो उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उड़ने के लिए उसने हवाई जहाज़ बनाया। कई एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, कई बार जहाज़, एक आदमी बैठकर जहाज़ बनाया, एक ने बनाया और एक आदमी की कैपेसिटी वाला जहाज़ बना के उन्होंने उड़ाया। कई बार टूटा, गिरा, मार भी लगा, सब हुआ, लेकिन करते 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 एक आदमी का जहाज़ बना, उसके बाद 2 का बना, फिर उसके अंदर आप अगर देखेंगे जंबू जेट तो एक जहाज़ के अंदर 200 से 200-250 लोग बैठकर जो है हवाई जहाज़ में, इतने लोगों को लेके हवाई जहाज़ उड़ता है। तो इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन उसने चीज़ को बना लिया, तरीका उसने बनाया कि भाई उड़ नहीं सकते ना, कोई बात नहीं, हम ऐसी चीज़ बनाएंगे जिसमें हम बैठ के उड़ेंगे। पानी में जो है इंसान तैर नहीं सकता, ठीक है, बहुत लंबे लंबे फासले नहीं तो तय कर सकता वो समंदर के अंदर, तो उसने जो है पानी के जहाज़ बना लिया, कश्तियाँ बना ली। तो तरीका है, इंसान कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है काम को करने के लिए। तो यहाँ भी जो है लड्डू का डब्बा बहुत ऊंचाई पर है, हाथ नहीं पहुँच रहा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो कभी ज़िंदगी में लड्डू निकाल नहीं पाएंगा। तो कोई भी काम करने के मुख्तलिफ़ तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको इसी को कहते हैं आइडिया निकालना। कोई ऐसी चीज़ है जो हमको करने में दुश्वारी है, सीधी सीधी नहीं है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी, थोड़ी सी मुश्किल है, तो उसके लिए हमको आइडियाज़ निकालने पड़ते हैं, दिमाग में कोई तरीके निकालने पड़ते हैं। आइडिया का मतलब वो है ना कि कोई तरीका निकालना, कोई आसान तरीका निकालना कि हमारा काम हो जाए। तो हमेशा के तरीके से काम ना हो तो कभी दूसरों की मदद ली जा सकती है। अभी जैसा आप नीचे चीज़ रखी रहती है, अगर ये लड्डू का डब्बा जो है ये सिर्फ किचन रूम में नीचे कहीं रखा रहता तो आप जाके आराम से ले लेते, तो ये आसान काम था। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जो हमारे से नहीं हो रहा है तो हम दूसरों की मदद देके कर सकते हैं, खुद कभी करने की कोशिश मत करो। अगर आप छोटे हो और आप सोच रहे हैं कि मैं डब्बा निकाल लूँ, तो आप कुर्सी पे चढ़ रहे हैं, किचन रूम पे चढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आप फिसल जाए, गिर जाए, कुछ हो जाए, मार लग जाए। तो ऐसा नहीं करना है। ऊंची जगह पर, ज़्यादा अकेले में ऊंची जगह पर या किचन रूम में या जो प्लेटफॉर्म होता है किचन का उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करना। तो दूसरों की मदद ले सकते हैं, कभी मखसूस ज़रिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग जो है सीढ़ी वगैरह भी लगाते हैं, अगर ऊंची पे है, कोई माले पे अगर कोई चीज़ रखी है तो सीढ़ी का इस्तेमाल करके हम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। किसी काम को करते वक्त किसी को मुश्किल पेश आ सकती है, उस वक्त मुमकिन हो तो ज़रूर उसकी मदद करें। तो कभी कभी कोई काम ऐसा होता है कि जो छोटा बच्चा नहीं कर सकता या कोई नहीं कर पाता है, तो ऐसे में जो है अगर आप कर सकते हो उसकी मदद तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, उसकी मुश्किल में आपको साथ देना चाहिए। तो हर काम जो है वो सीधे कभी कभी आसानी से हो जाते हैं और कुछ काम जो बड़ी मुश्किल से होते हैं तो उनको भी आसान करने के तरीके मौजूद होते हैं, बस आपका दिमाग चलना चाहिए। और ऐसे में अगर कोई आपके पास आसपास है जो आपका काम वो कर सकता है तो उसकी आप मदद ले सकते हैं, और जिसको मदद के लिए कहा गया उसको भी चाहिए कि वो मदद करे, ठीक है। आगे चलते हैं।
मुझ जैसा दूसरा कोई नहीं। दुनिया में अनगिनत लोग हैं, हाँ, एक दो नहीं करोड़ों लोग हैं, सबके आज़ा एक जैसे हैं। अगर इंसानों की बात की जाए तो सबकी दो आँखें हैं, सबके दो कान हैं, सबके सर पे बाल है, सबकी ठुड्डी है, सबकी नाक है, गर्दन है, हाथ है, पैर है, धड़ है, यानी ये जितनी भी चीज़ें वो हर इंसान में है। लेकिन फिर भी एक इंसान के जैसा दूसरा इंसान नज़र नहीं आता। अभी आपकी भी आँखें मेरी भी आँखें हैं, आपके भी गाल है मेरी भी गाल है, मेरी भी पेशानी आपकी भी पेशानी, आपके भी कान है मेरे भी कान है, मेरी भी आँखें हैं मेरी भी नाक है, मेरे भी होंठ है मेरी भी ठुड्डी है, गर्दन है, कंधा है, हाथ है, पैर है, धड़ है, हाँ, ये सारी चीज़ें आपके पास भी है, लेकिन आप मुझसे मुख्तलिफ नज़र आते हैं। बल्कि क्लास में जो बच्चे बैठे हैं एक ही उम्र के, एक क्लास के अंदर 20, 25, 30 बच्चे बैठे रहते हैं, लेकिन सब की शक्लें अलग अलग होती है, एक जैसा दूसरा नहीं दिखता। ऐसा नहीं कि सब एक ही जैसे दिखाई दे रहे। तो क्यों ऐसा होता है कि भाई सबकी आंखें हैं, सबकी नाक है, सबके कान है, सबकी आंखें हैं, सबके बाल, सबकी गर्दन, हाँ, सबके अंदर है, लेकिन फिर भी हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आता है। तो ऐसा क्यों? तो उसकी वजह है ये है कि हमारे जिस्म के अंदर आँखें तो है, हमारे चेहरे के ऊपर आँखें हैं, लेकिन हर एक की आँखों की बनावट अलग है। किसी की आँखें जो है वो भूरे रंग की होती है, किसी की जो है वो मटियाले कलर की होती है, किसी की काले कलर की होती है, किसी की आँखें छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी की भवें छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी का माथा बड़ा होता है, पेशानी बड़ी होती है, किसी के बाल जो है वो बहुत डार्क काले होते हैं, किसी के ब्राउन कलर के होते हैं, है ना। तो किसी की ठुड्डी बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी का मुंह लंबूतरा होता है, किसी का मुंह गोल होता है, किसी के बाल छोटे होते हैं, किसी के बाल लंबे होते हैं, है ना। किसी के होंठ बड़े होते हैं, किसी के होंठ छोटे होते हैं, किसी के बाल जो है वह बहुत छोटे होते हैं, किसी की गर्दन लंबी होती है, किसी का चेहरा लंबा होता है, किसी का जिस्म जो है बहुत दुबला होता है, कोई बहुत ज़्यादा मोटा होता है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, किसी के कान बड़े होते हैं, किसी के कान छोटे होते हैं, किसी की नाक चौड़ी होती है, किसी की नाक पतली होती है ना। किसी की ठुड्डी लंबी होती है, किसी की ठुड्डी छोटी होती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से इंसान एक दूसरे से अलग नज़र आता है। तो यहाँ पर अगर हम अलग की बात कर रहे हैं तो ऊंचाई है, जसामत है, बालों का अंदाज़ है, चेहरा है। तो किसी के बाल देखा, अगर हम यहाँ नीचे की तस्वीर में देखते हैं तो किसी के बाल ऐसे बने हैं, किसी के ऐसे बने हैं, किसी के ऐसे बने हैं, किसी के ऐसे बने, दो छोटी इसकी भी है, दो छोटी इसकी भी है, लेकिन ये छोटी है, ये बड़ी है। हाँ, बालों को भी देखो, हर लड़का एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहा। आप अपने आसपास में ज़रूर मुशाहिदा करो और देखो कि हर इंसान की आंखें हैं, नाक है, कान है, होंठ है, ज़बान है, भवें हैं, गर्दन है, हाथ है, लेकिन फिर भी हर इंसान एक दूसरे से अलग नज़र आता है। तो क्या उनके अंदर डिफरेंस है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक के बालों की बनावट अलग है। किसी की पेशानी बड़ी, किसी की पेशानी छोटी, किसी की आंखें कैसी, किसी के गाल बहुत ही गोल गोल, हाँ, मोटे मोटे गाल होते हैं, किसी के बहुत ही पिचके हुए गाल होते हैं, किसी का बिल्कुल गोल सर होता है, किसी का गोल सर नहीं होता, किसी के बाल खड़े होते हैं, किसी के बैठे होते हैं, किसी के आड़े होते हैं, किसी के तिरछे। ये सारी चीज़ों की वजह से इंसान एक दूसरे से अलग नज़र आता है। पूरी दुनिया में अपने जैसे सिर्फ तुम ही हो, क्या तुम ये जानते हो? यानी कि पूरी दुनिया में तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं। ऐसा नहीं सोचना कि मेरे जैसा दुनिया में और भी होंगे। पूरी दुनिया में आप जैसा सिर्फ आप ही हो, क्या तुम ये जानते हो? यानी हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और सिर्फ चेहरा ही मुख्तलिफ नहीं, हर इंसान के उंगलियों के निशान भी मुख्तलिफ होते हैं, यानी फिंगरप्रिंट ये तक अलग होते हैं, ठीक है। क्या तुम्हें मालूम है कभी कभी, अब मैंने तो बताया कि कि जो भी इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं, जबकि सबके अंदर कॉमन चीज़ें, सबके जिस्म के अंदर जो है तमाम अज़ा हर एक के जिस्म में है, फिर भी वो अलग नज़र आते हैं। लेकिन कभी कभी जुड़वा बहनें या जुड़वा भाई बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं। मेरे पास जो है अभी जो बच्चे 12वीं में हैं, जब मेरे पास चौथी में थे तो मेरे पास 3 ऐसे बच्चे थे जिनके भाई बहन जुड़वा थे। 3 ऐसे थे, 2 बहनें थी जुड़वा, उसके बाद और 2 बहनें थी जुड़वा, और उसके बाद और 2 बहनें थी जुड़वा, और बिल्कुल एक जैसे नज़र आते थे। लेकिन फिर भी उनके अंदर अगर गौर किया जाए तो उनमें मामूली सा फ़र्क होता था, यानी महसूस नहीं होता था। अगर आप देखेंगे तो आपको लगता है कि दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। दोनों के बात करने का स्टाइल, दोनों के हंसने का, बोलने का आवाज़, चेहरा, सब चीज़ें एक जैसी लगती थी। मेरे पास थे बच्चे से,
तो 6 बच्चे थे, यानी 2-2 के हिसाब से 6 बच्चे थे और वो 6 के 6 जो जुड़वा थे 2-2 के हिसाब से। तो बिल्कुल एक जैसे नज़र आते थे। कभी कभी तो मैं खुद कंफ्यूज होता था कि ये बच्ची काम करके लाती थी और मैं उसको पूछता था तुमने काम किए क्या, तो बोलती थी मैंने तो बता दी सर, वो मेरी बहन उसने नहीं की। तो इस तरह से बहुत बार मुझे कन्फ्यूज़न होता था। लेकिन जब गौर करते थे, जब कुछ स्टार्ट में तो मुझे थोड़ा शनाख्त करना मुश्किल हुआ, लेकिन जब धीरे धीरे जब वो मेरे पास पढ़ने लगे और कुछ अरसा गुजरने लगा तो मैं दोनों में फ़र्क करने लगा। तो मामूली सा फ़र्क उसके अंदर है, वो भी अगर आप गौर करते हो तो मैंने जब गौर किया तो मुझे समझ में आया कि भाई ऐसा नहीं हो कि भाई एक गलती करे और दूसरे को मार पड़े। तो दोनों में क्या फ़र्क है मैंने गौर करके देखा, तो हल्का सा मामूली सा फ़र्क जो है जुड़वा बच्चों में भी रहता है। अब हम देखते हैं हमने इस सबक में क्या सीखा। पहला हिस्सा हमने देखे, अब ये दूसरा हिस्सा हमारा चल रहा है, यानी एक ही सबक का दूसरा हिस्सा चल रहा है। तो पूरे सबक में हमने जो हमारा जिस्म सबक है 15वां, उसमें हमने क्या क्या सीखा, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो सर, धड़ और हाथ, उसके बाद पैर, ये 4 चीज़ें मैंने शुरू के हिस्से में बताया था। सर, धड़, हाथ और पैर जिस्म के सबसे अहम हिस्से हैं जो बैरूनी आज़ा कहलाते हैं। सीना, पेट और पीठ, सीना, पेट और पीठ, ये 3 चीज़ों से मिलकर जो है धड़ बनता है। सीना, पेट जो है हमारे सामने के हिस्से में रहते हैं और पीठ जो है हमारे पीछे के हिस्से में होता है। सर, हाथ और पैर धड़ से जुड़े होते हैं। ये जो हमारा धड़ है उससे जो है हमारा सर, उसके बाद हाथ और नंबर 3 पैर, ये जुड़े होते हैं। सर और धड़ को जोड़ने वाला जिस्म का हिस्सा गर्दन कहलाता है। तो ये सर जो है हमारा, जो ऊपर सर का होता है, जो धड़ होता है, उन दोनों को जो हिस्सा जोड़ता है उसको गर्दन कहते हैं। अगर गर्दन नहीं होती तो हम जो है हमारा सर और धड़, जिस तरह से हरकत हमारा सर करता है, अभी हम झुकते हैं गर्दन के ज़रिए नीचे देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, तो वो अगर गर्दन नहीं होती तो हम देख नहीं पाते। ठीक है, हम बिल्कुल सीधा ही देख पाते हैं। आड़ा टेढ़ा देखने के लिए हमको घूमना पड़ता है। जैसे गेंडे की गर्दन नहीं होती तो देखो वो मुड़ के नहीं देख सकता कि पीछे कौन है, दाएं तरफ कौन है। उसको अगर देखना है तो पूरा उसको घूमना पड़ता है। बाकी जानवरों को देखो पीछे मुड़ के देख लेते हैं, है ना, लेकिन गेंडा जो है वो नहीं देख पाता क्योंकि इसकी गर्दन नहीं है। तो सर और धड़ को जोड़ने वाला जिस्म का हिस्सा गर्दन है। हाथ कंधे के ज़रिए और पैर कोल्हे के ज़रिए धड़ से जुड़े होते हैं, जो मैं बता चुका हूँ। जिस्म मखसूस मकामात पर मुड़ सकता है, इसीलिए हम हरकत कर सकते हैं। जैसे कि कोहनी की तरफ मुड़ सकता है, घुटने की तरफ मुड़ सकता है, कलाई की तरफ मुड़ता है, टखने की तरफ मुड़ता है और कमर की तरफ से मुड़ता है, और उसके अलावा गर्दन की तरफ से मुड़ सकता है। तो इतनी जगह से जो है मुड़ने की वजह से हम अपनी हरकत कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। गर्दन, हाथ, पैर और कमर की मदद से जिस्म में हरकत होती है। तो ये मैंने बताया ना कि गर्दन है उसकी वजह से हमारे जिस्म में हरकत होती है, हाथों की वजह से और पैरों की वजह से और कमर की वजह से। तो इन चारों चीज़ों की वजह से हम हरकत कर पाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसे हमेशा जहन में रखें, हमको अपने जिस्म का ख़याल रखना चाहिए क्योंकि हम तमाम काम अपने जिस्म की मदद से करते हैं। तो जो हमारा जिस्म हमारे इतने काम आता है तो उसका हमें ख़याल रखना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इस सबक का दूसरा पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो हम इंशाल्लाह अगले सबक में ज़रूर मिलेंगे। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा आपको फ़ायदा कि जो भी वीडियो रहेगा वो आप इस चैनल को भूल नहीं पाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर अगर कभी आपको वीडियो देखना है तो आपको चैनल सर्च करना पड़ेगा, लेकिन सब्सक्राइब रहेगी तो आपको चैनल जो है सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा चैनल था। चैनल का आप नाम भूल जाओगे कि कौन सा चैनल था जिसमें मैंने ये वीडियो देखा था, ये चैनल कौन सा है, ढूंढना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको चैनल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो एक बेल आइकन का जो बटन होता है उसको अगर आपने प्रेस कर दिया तो अगर आप भूल गए कि भाई कोई नया वीडियो आया, आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि अरे मैं तो वो नया वीडियो है मुझे पता ही नहीं चला, तो बेल आइकन रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पर जब भी यूट्यूब चालू करेंगे आपको बेल आइकन के ऊपर नंबर लिखे रहेंगे 1 2 3 ऐसे जो भी नंबर लिखे रहेंगे, यानी कि उतने वीडियो आपने नहीं देखे। अगर 3 लिखा है इसका मतलब कि 3 वीडियो आ चुके हैं और अभी तक आपने उनको देखा नहीं है। तो बेल आइकन आपको बताएगा कि भाई आपके 3 वीडियो छूट चुके हैं जो अपलोड हो गए लेकिन आपने मसरूफियत की वजह से देख नहीं पाए। तो बेल आइकन आपको मदद करता है वीडियो
कितने हो गए हैं अभी तक, आपने लास्ट वीडियो देखने के बाद लेटेस्ट में कितने वीडियो अपलोड हुए हैं वो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से नोटिफिकेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब करने से आप चैनल को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब्सक्राइब रहेगा तो आपको चैनल हमारा फ़ौरन दिख जाएगा। तो दोनों चीज़ें कर लीजिए, सब्सक्राइब भी और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, शाद रहो।